सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया प्रोज वर्ल्ड मीडिया रंग। और वर्ल्ड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राम दलगी और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। तो इससे पहली बात होगा, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार ये कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा मगर डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे अगर हमारी आलोचना हुई। वेस्टर्न कंट्रीज भी अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। और मैं चाहता हूं यहां पर पीएम मोदी की जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बिल्कुल अद्भुत है। ये काम मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश कर सकता है जो रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था कि भारत में वर्ल्ड लीडर्स तो आ जाएंगे, मगर क्या ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर सहमत होंगे, एक डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनेगी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन ब्लॉक, वो चाहता था कि रशिया की निंदा हो, और जो रशिया चाइना का ब्लॉक था वो ये चाहता था कि इस डिक्लेरेशन में रशिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या? डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने यहां पर बिल्कुल रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने यह कहा वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की बढ़ चढ़ के निंदा नहीं करेंगे। जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, जहां पे ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, उन्होंने रशिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में रशिया के बारे में बहुत सारी खराब बातें लिखी गई। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह जो आप कह लीजिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात थी या फिर और चीज़ों की बात थी, वहां पे रशिया का नाम हटा दिया गया। मैं कहूँगा ये एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट है इंडिया का रशिया को कि G20 समिट हमने करवाया और आपकी निंदा भी नहीं करी। रिटन डिक्लेरेशन पे कोई आपकी निंदा नहीं हुई, और यूएस, यूरोप, बाकी सब कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। अब अजीब है, मैं यही कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके लिए ये एक बड़ी जीत होती। पुतिन खुद एंजॉय करते ये सब देखना कि डिक्लेरेशन रीच कर लिया गया और इंडिया ने ये सब कंट्रीज को मना लिया है। और जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि जो इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में बातें करी गई थी, रशिया की आलोचना हुई थी, आपने तो सब कुछ ही पलट दिया, मतलब शॉकिंग है ये अपने आप में, ये एक रिमार्केबल विक्ट्री है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने यह कहा था, बाली वॉज बाली, इंडोनेशिया में जगह है बाली, बाली में जो हुआ वो वहाँ पे हुआ, ये दिल्ली है। दिल्ली में हम अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे, और हुआ भी यही है। अब एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देखो, ये आपके सामने है जी दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे यूक्रेन का मेंशन गिनती के 4 बार किया गया है, ओनली 4 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में जो बाली डिक्लेरेशन इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें यूक्रेन का मेंशन 42 टाइम्स किया गया था। आप मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा समझ पाओगे कितना मुश्किल रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझाना कि जिस देश का मेंशन तुमने पिछले साल 42 टाइम्स करवाया था ना,
उसको गिनती के 4 बार हम मेंशन करेंगे और साथ में ये भी नहीं कहेंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं। मंजूर है, इंडिया ने ये बात मंजूर करवाई है वेस्टर्न कंट्री से। दिस इज द अकॉम्प्लिशमेंट। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ये तो हमने रशिया का फायदा करा दिया ना। ठीक है, इससे हमको क्या मिला? अरे देखिए, जब एक पूरा समिट आप सिर्फ एक वॉर पर फोकस करवाते हो ना, तो बाकी कुछ एग्रीमेंट्स और चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन होते नहीं है। अब ये आपके सामने लिस्ट है। पिछली बार के जो G20 समिट हुए थे उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए क्लाइमेट चेंज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया के G20 समिट में कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया में निकले 73 आउटकम्स, इंडोनेशिया के G20 समिट में निकले थे 27, उससे पहले इटली के समिट में 36। मतलब आप पिछले कई सालों को अगर देखोगे ना, तो इतना सक्सेसफुल G20 समिट आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कहा चलो ठीक है, यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है, हम चाहते हैं पीस हो, हम चाहते हैं वॉर रुके, ठीक है, अब इतनी डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। दुनिया और भी तो है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर नहीं बनवाना है। हमने G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर अलग से वीडियो आएगी। ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको कि कॉरिडोर कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द आइडिया। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी फॉर्म कर दी है। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने एक और आइडिया ये भी दिया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों ना हम G20 सैटेलाइट लॉन्च करें। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया कर देगा, इसको लॉन्च कर देगा, मगर सैटेलाइट बनाने में क्यों ना सब G20 कंट्रीज इकट्ठा आए, हमारे साइंटिस्ट इकट्ठा आए, फंड्स इकट्ठा करें, ऐसी सैटेलाइट या फिर ऐसी सैटेलाइट्स हम बनाएं जो पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करे। ये है, देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो कई बिलियंस को टच करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर को 500 से ऊपर दिन हो गए। अगर वो वॉर 10 साल चलेगी तो हर G20 समिट में वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्या? इवेंचुअली वी हैव टू मूव ऑन। तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि ये पीक है, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो जियोपॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वही यहाँ पर ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया ने क्या करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 का हमने किस दिन ऑब्जर्व किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, UN डेजिग्नेटेड डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 1 सितंबर, 7 सितंबर, 8 या फिर 9। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. ये भाई वीडियो वाकई जी अच्छे टॉपिक पे थी और इंडिया का जो G20 समिट है वो तो यकीन करें कामयाब तरीन हो चुका है और आउटकम जो है वो 73 रही है। और यूक्रेन पे जो है वो इंडिया ने वाकई जी रूस के साथ एक किस्म का स्टैंड लिया है, रूस का साथ दिया है। और प्यूटिन तो आया नहीं है क्योंकि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वहां पे उसको पता था यूक्रेन की वजह से जो है वो मुझे ही किया जाएगा, सारा कुछ मुझे ही कहा जाएगा। लेकिन ये है कि वो आया नहीं है, लेकिन उसने मेरे ख्याल में अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है। तो लेकिन इंडिया ने जो है वो ये बात कह दी है कि यूक्रेन वार पे बात नहीं करनी और ना ही कोई रूस के खिलाफ बात करने देनी है। सीधी सीधी बात करके उन्होंने जो है, इंडिया ने जो है वो सारा कुछ क्लियर कर दिया और ज्यादा बाकी चीजों पे फोकस किया कि यहाँ पे जो है माहौल ठीक होना चाहिए। और जो दूसरा
कॉरिडोर एक बनाने के, वो मैंने न्यूज़ सुनी थी, कॉरिडोर बनाना चाहते हैं इंडिया और ये सारा चाइना से, जो चाइना का BRI है शायद और CPEC है, उससे भी बड़ा होगा कॉरिडोर ये जो है वो समुद्र के रास्ते में मिडल ईस्ट, यूरोप, ये सारा इंडिया के साथ अटैच होगा। तो ये बड़ी बात है और इंडिया ने उस पर भी बात की और सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की कि सारे जितने भी G20 के देश हैं वो सारे मिलके जो है सैटेलाइट लॉन्च करें। और काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो इस पर डिस्कस की है, लेकिन ये है कि खाली एक ही बात पे फोकस नहीं रखा कि रूस और यूक्रेन की वार की वजह से, तो बार बार मसला वही वो इंडोनेशिया की, वही नेपाली की बात की कि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा यूक्रेन की बात हो रही थी, रशिया को जो है वो कंडेम किया जा रहा था। तो वो चीज़ खत्म करके सिर्फ 4 दफ़ा यूक्रेन का नाम यूज़ हुआ है वो सारी डिक्लेरेशन में। तो मैं कहता हूँ कि ये इंडिया की जो कहते हैं ना आज़ाद पॉलिसी, ये उसी का एक नतीजा है। और बाकी यही होता है कि जो आज़ाद मुल्क होते हैं ना वो फैसला कर लेते हैं चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल। लेकिन जो मुल्क जो हैं वो किसी के नीचे हों तो वो कभी भी फैसला नहीं कर सकते। आपके सामने मिसालें हैं, खुद मुख्तार है ही नहीं। तो ये होती है आज़ाद पॉलिसी। और जो इन्होंने अपनी आज़ाद पॉलिसी से जो मैं कहता हूँ कि अपनी आज़ादाना फैसले किए हैं ना, सल्यूट है जी आप पे, कोई शक नहीं है। और आपने कामयाब भी करवाया है G20 समिट, और सारे देश भी आए थे और अमेरिका भी आया हुआ था, उसने भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं बोला। देख लें फिर पावर देख लेना, ये होती है पावर, क्या अपने आप को मनवा लिया उन्होंने। ये बाकी डिटेल इन्होंने बताई है और मज़ा आया वीडियो देख के और एंजॉय किया है। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी। और मैं जो कॉरिडोर बन रहा है इंडिया, ये बहुत बड़ी प्लानिंग जो है इंडिया की मैं समझता हूँ, क्योंकि चीन ने बहुत अरसे के बाद ये प्लान किया था और वो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद अभी उसको नुकसान हो रहा है और इंडिया भी मतलब उभर रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि बाद में ऐसे कदम उठाने से बेहतर है कि अभी जब अपना सिक्का जमा हुआ है, अपना मतलब दाग बैठी हुई है हर जगह पे, तो अभी ये मतलब ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो ये भी मुझे बहुत ज़बरदस्त फैसला लगा, क्योंकि अभी पता है आपको भी कि जियो पॉलिटिक्स की तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना को लोग इग्नोर कर रहे हैं और इंडिया को लोग अभी चूज कर रहे हैं, उनका नाम, इनकी हर चीज़। तो इसी टाइम में ये जो एक इनका पॉइंट है ना, ये वाला कॉरिडोर वाला, ये ज़बरदस्त था। तो ये उम्मीद है कि इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा, अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया वाकई यार, उसको खुडे लाइन नहीं लगाना चाहिए। इंडिया उसका कोई ना कोई साथ दे रहा है, मतलब ये एक साथ इस तरफ से दे रहा है ना कि मतलब वो उसको मतलब तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि इंडिया में ये समिट हो रहा है सारा G20 का। तो इसमें मतलब वो इंडिया मतलब ये है कि एक न्यूट्रल रहना चाहता है कि हमारे मुल्क में ऐसा ये जंगों वाला मामला यहाँ मतलब इतना ना छेड़ के तनकीद की जाए या बुरा। दूसरे मसले थोड़े हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो उनको उसको छोड़ के हम फोकस करें अपने काम में जो हमें करना है, ना कि उसमें उलझे रहे। हाँ, वो मेन पॉइंट देखो ना, अभी क्लाइमेट का भी पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखो अभी कितने बड़े बड़े मैच हो रहे थे ये एशिया कप के, तो वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें। तो वही इंडिया की ये भी बात कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमको काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके लिए एक बनाओ, सैटेलाइट बनाते हैं G20 सारे ममालिक मिलके और एक जगह से बनाते हैं। ये इससे बड़ा पॉइंट है कि एक जगह से सारे मतलब साइंसदान मिलकर करें, पैसा भी खर्च होता है पर फायदा हो। तो इंडिया की यार मैं सोच और जियो पॉलिटिक्स में मैं यकीन करो मैं मानता हूँ कमाल है इसमें। ये आखिरी हद तक ऐसे फैसले करते हैं कि जिसका आगे तोड़ मौजूद नहीं होता। ये सारी बातें जबरदस्त हैं। वही मैं इनका मतलब ये G20 का जो समिट हो रहा है, बहुत जबरदस्त बातें हैं इंडिया की कि मतलब काम करें यार। हम किसी की जंगों में जो उलझे हुए हैं, देखो जंग उस टाइम यूक्रेन को भी चाहिए था ऐसे मामला ना पैदा करता कि जंग होती है। अभी जंग शुरू है तो अभी इन दोनों मुल्कों को लेके बैठे रहेंगे तो भी काम तो नहीं चलेगा ना। काम करने के लिए और बहुत से काम है जो करें। इन जंगों में या बस उलझने से इंडिया का एक मौकफ है कि इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मोदी सरकार और उनकी टीम जो है ना एक पॉजिटिव वे में चल रही है, नेगेटिव वे को छोड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए जिसकी वजह से मामला पूरी दुनिया में सेटल होंगे, सही होंगे। तो वीडियो देख के जबरदस्त वीडियो देख के मजा आया, बहुत जबरदस्त वीडियो थी जी। बिल्कुल जी। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है एक बहुत ही मैच्योर इंसान है। वो बहुत ही सोच समझ कर फैसले लेते हैं। वो जो भी फैसला करते हैं उस फैसले से पहले उसका रिजल्ट सोचते हैं कि इस फैसले का हमें रिजल्ट क्या है, इस फैसले का हमें बेनिफिट क्या है। और वो बेनिफिट्स वक्ती तौर पे नहीं सोचते, वो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट सोचते हैं।
और अभी जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है G20 वाला, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की। तो इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि वार के बारे में कोई भी डिस्कस हो इंडिया नहीं करना चाहता, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में खामखा की जो बदअमनी है वो इंडिया नहीं लेकर आना चाहता। तो ये इंडिया ने अच्छा डिसीजन लिया कि ठीक है जी, आपके जो अपने अपने मामलात हैं उनको जरा साइड पे रखो, और ये जो काम वाली बात है ना यहाँ पे ये करो, ताकि इंडिया किसी भी मसले में मुलवस नहीं होना चाहता। इंडिया के लिए इंडिया चाहता है कि यूक्रेन और जो है रशिया, दोनों ही कंट्री उसके लिए अहम है, और दोनों ही कंट्री एक रिस्पेक्ट रखते हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया ने ये बहुत ही पॉजिटिव अपनी थिंक जो है वो अवेयरनेस दी है वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है इंडिया का। और इंडिया एक आज़ाद कंट्री है, और जब बंदा आज़ाद होता है तो वो अपनी मर्जी के फैसले करता है। जब बंदा अपनी मर्जी के फैसले करता है तो उसमें कामयाबियां भी ज्यादा मिलती हैं बंदे को, और जब बंदा किसी का गुलाम होता है तो फिर किसी की मर्जी से चलना पड़ता है, फिर उस तरह तरक्कियां नहीं बंदा कर सकता, उस तरह अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, फिर अगले की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। जैसा कि हम हैं, अभी हम एक आज़ाद कौम नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हमने पूछना होता है हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मतलब कि कोई भी अगर फैसला लेना हो तो हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि इस फैसले का रिजल्ट क्या होगा, इस फैसले का रिएक्शन क्या होगा, अमेरिका हमारे साथ क्या करेगा, IMF भाई हमारे साथ क्या करेगा। तो ये है कि इंडिया जो है एक और बात है, एक इंडिया के इस फैसले से ना पाकिस्तानियों की अभी जो है ना होश जो है ना उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को अब लगता है कि ये इंडिया इसलिए कर रहा है कि उसने मतलब ये किया कि रशिया के वार के बीच में नहीं आया। तो पाकिस्तानी को ये फिक्र लगी हुई है कि अब इंडिया जो है वो कश्मीर पे अटैक करेगा, वो कश्मीर वापस लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बल्तिस्तान तो, और कहेगा कि मैं जब किसी की वार में नहीं आता तुम लोग क्यों आते हो मेरी वार में। ये रीजन भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों की मैंने न्यूज़ सुनी, चले पाकिस्तानी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ, और पाकिस्तान को भी इस चीज से सीखना चाहिए कि हम हर किसी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं तो कितना ज्यादा नुकसान भी करते हैं। तो इससे इस चीज से ये भी सोचेंगे पाकिस्तानी, ये नसीहत भी ले सकते हैं कि यार हमें भी चाहिए कि न्यूट्रल रहे अपने जो है ना मुल्क की प्रॉब्लम से। आप मेरे से बात उसी बात में जब आपने पिछली बात की उसी में आपका जवाब है कि हम जो है पैसे भी नहीं मिले। मजबूरी है। इमरान खान ने कहा था कि हम किसी को मतलब हम न्यूट्रल है, हम किसी का साथ नहीं देते। उस वक्त बैग पे जो है हमारे जो चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन ने मतलब ये गलत, रशिया गलत कर, ठीक है। तो हमारे ना मतलब के सियासतदान और कहते हैं, फौज हमारी और कहती है, एक नहीं, ये चीज नहीं, हम लोग नहीं हो सकते। हम लोग असल में का नहीं है ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनके हाथ में सारे डिसीजन दिए गए हैं कि आप अपनी मर्जी से, और फिर वो अवाम के बेनिफिट्स को, मुल्क के बेनिफिट्स को, फिर वो सारी चीजों को साथ रख के वहाँ के चीफ जो है वो वहाँ के वज़ीर आज़म से मतलब मोदी सरकार से बढ़ के कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, ना कोई ध्यान दे सकते हैं ना। वो फ्रीडम वाली बात आ गई ना कि फ्रीडम है ना, तो जब फ्रीडम हो तो फिर बंदा अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। और एक बंदे को उन्होंने हायर किया हुआ, प्रॉपर्ली पता है उन्हें कि इसके कंधों पर जिम्मेदारी दी हुई है, पूरा करेगा। वाकई जी वीडियो जबरदस्त थी, और अगेन उन्होंने एक और कदम ले लिया, और तभी लिया जा सकता है। उन लोगों ने भी बताया आपको कि जब आपके हाथ में पावर हो, आप आज़ाद हो और खुद मुख्तार हो, तो फिर आप कर सकते हैं। और मैं देख रहा था कि इंडिया इतनी पावर में, हम हमेशा कहते हैं कि यार इंडिया तरक्की कर रहा है और अपनी बात मनवा सकता है, तो ये उसका सबूत रहा। और क्योंकि आप जब टीम वर्क कर रहे होते हैं, ये टीम की तरह है G20 जो है, और वो टीम में आप एक बंदे को चूज करते हैं, उसको एज ए कैप्टन बनाते हैं। तो इसकी तरह मोदी साहब है, वो लीड कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, पूरा मुल्क जो है उनके पीछे है, और वो उनको लेके चल रहा है। उनके एक इशारे पे जहाँ पे उन्होंने फील्ड सेट करनी है, जहाँ पे उन्होंने अटैक करवाना है, अटैकिंग मोड में, वो सारा एक गेम की तरह सिलसिला चल रहा है। और कैप्टन जब लीड कर रहा होता है और अच्छा हो, सबको भरोसा हो उस पर, तो फिर वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बाकी सारे मसले जो भी मिसाइल हैं उनको छोड़ के जिस चीज़ पे उन्होंने फोकस करना है उस पर आते हैं। ठीक किया उन्होंने जंग से, वो उसका फोकस हटा दिया। लेकिन ये होना था कि एट दी एंड अगर वही डिस्कस होनी रहनी थी बात, और वही मसले मिसाइल चल रहे थे, मेन मुद्दे जो आगे आने वाले वक्त में जो मिसाइल बनने थे या जो चीज़ें हो सकती थी अच्छी, उन पे फोकस नहीं होना था, और वो डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे ध्यान अपना। और ये चीज़ उन्होंने अच्छी की कि उस मुद्दे को उन्होंने हटा दिया, उनको भी कॉन्फिडेंस लेवल में लिया, फिर भी वो आए नहीं है।
और लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में ये फैसला जो है अच्छा पावर साबित होगा। और लेकिन फिर वक्त कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार उन्होंने इस पे मुद्दे पे बात नहीं की, इतनी बड़ी जंग चल रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं मीडिया में। और जो सोशल मीडिया के एनालाइजर होते हैं वो बात बात पे क्रिटिसाइज भी करते हैं और क्रिटिसाइज होता भी है मोदी साहब को। लेकिन यह है कि वो बंदा फोकस है, टू द पॉइंट फोकस है और फ्यूचर के पे सोचता है आगे। जैसे उन्होंने सैटेलाइट का बीच में रख दिया, अभी और भी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन सैटेलाइट का वो आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि क्या नाम है उनका, एलॉन मस्क जो है, उन्होंने जैसे लॉन्च किया है, अभी ये टाइम कंट्रोल करने के लिए वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, एक स्पेस स्टेशन की तरह ही है। और इससे ये भी होगा कि जितने वो साइंटिस्ट हैं वो सारे इकट्ठे बैठेंगे और मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर होगा और कुछ लेन देन होगा। होता है जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ मतलब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बात ही करते हैं, आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ से और बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं जो आपको आने वाली आगे क्रिकेट की लाइफ में आपको काम देते हैं। इसी तरह ये चीज़ होगी कि वो बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो इनसे सीखेंगे, ये उनसे सीखेंगे, इस तरह ये एक टीम वर्क होगा। और हो सकता है आने वाले वक्त में और बड़े मिशन जो है वो इंडिया लॉन्च करे इसी थ्रू, ये भी हो सकता है। और बहरहाल ये वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।